हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैंपियन जीएस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसे ही हमारे क्लास के साथ जुड़े रहिए और प्रतिदिन पढ़ते रहिए। तो संविधान में इस समय आज जो है हम 19वां क्लास पढ़ाएंगे और 18 क्लास हो चुके हैं। संविधान के प्लेलिस्ट में है, ठीक, प्लेलिस्ट के संविधान में है। और संविधान प्लेलिस्ट खोलिए और उस पर सब वीडियो अपलोडेड हैं, सब पढ़िए। और ये एकदम बेसिक स्ट्रक्चर से पढ़ाया, एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, ठीक। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ जाइए, पढ़िए, वहाँ से देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए और उसको शेयर भी करिए। और तो हम कल की क्लास में पढ़े थे, हम इस समय भाग 5 पढ़ रहे हैं, ठीक। भाग 5 में इसमें केंद्रीय विधायिका चल रही है, ठीक है। केंद्रीय विधायिका विधायिका का कार्य होता है कानून को बनाना, ठीक। तो केंद्रीय विधायिका इस समय 3 क्लास पढ़ चुके हैं। और कल के क्लास में हम जो है सभापति, सभापति, उपसभापति, उपसभापति और लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक। सभापति के बारे में उतना हमने नहीं बताया, ठीक, जितना बताना चाहिए, क्योंकि सभापति से रिलेटेड ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ये जो है पदेन पद होता है। और ये जो होता है उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति बनता है वही सभापति बनता है, ठीक। सभापति के ना रहने पर उपसभापति जो है सभापति के रूप में कार्य करता है। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कल अच्छे से पढ़ा गया। इनका पद क्या है इनका, ठीक। ये कैसे, मतलब ये इन लोगों की योग्यता क्या होती है, योग्यता के बारे में पढ़ा। इनको हटाए जाने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। इन लोगों का इनका शपथ पढ़ा, इनका इनकी कार्य और शक्ति पढ़ा, ठीक, कार्य और शक्ति पढ़े। तो कल हम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़े, तो ठीक। तो आज जो है, आज की क्लास में हम संसद के विशेषाधिकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। संसदीय विशेषाधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आज पहला हेडिंग है संसदीय विशेषाधिकार। यानी संसद को जो विशेष अधिकार है ना, उसी को बता रहा है कि संसदीय विशेषाधिकार, ठीक। आर्टिकल कितने में ये, अनुच्छेद 105, ठीक। संसदीय विशेषाधिकार आर्टिकल 105 में देखिए, संसद को विशेष अधिकार दो तरह से होता है। एक, जो संसद में जो सदस्य होते हैं ना उनको एक पर्सनली अधिकार होता है, ठीक है। संसद में जो सदस्य बैठते हैं उनको एक पर्सनली अधिकार होता है, तो उसको कहते हैं व्यक्तिगत विशेषाधिकार। और संसद के सभी सदस्यों को भी एक एक अधिकार, मतलब उन लोग सभी सदस्यों के प्रति अधिकार जो होते हैं उनको कहते हैं सामूहिक अधिकार, ठीक है। यानी संसद में जो सदस्य होते हैं उनको एक एक, मतलब दो तरह के होते हैं, एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार और एक सामूहिक विशेषाधिकार। देखिए, व्यक्तिगत विशेषाधिकार, व्यक्तिगत विशेषाधिकार, एक होता है सामूहिक, सामूहिक विशेषाधिकार। कल नीली वाली मार्कर जो है वो खराब हो गया, तो उसको कल तोड़ कर फेंकना पड़ा, और आज को नीली जो लाया हूँ, नीला जो मार्कर, ये थोड़ा सा हल्का लाइटली चल रहा है ना, थोड़ा सा पतला चल रहा है इसकी अपेक्षा, ब्लैक की अपेक्षा, ठीक है। कोई बात नहीं, पढ़िए। देखिए, व्यक्तिगत विशेषाधिकार में क्या होता है, जो संसद सदस्य होते हैं ना उन लोगों को व्यक्तिगत विशेष अधिकार होता है। देखिए, जैसे क्या है कि पहला पढ़ते हैं, संसदीय अधिवेशन, संसदीय अधिवेशन के 40 दिन पूर्व, 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक, 40 दिन बाद तक किसी भी
संसद सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। देखिए राष्ट्रपति जो है चाहे लोकसभा अध्यक्ष जो है, ठीक, संसद का जो विशेष जो संसद का अधिवेशन जब चलता है ना, समझिए ध्यान से, जब संसद का अधिवेशन चलता है तो एक तारीख फिक्स हो जाती है कि इतने तारीख को संसद का अधिवेशन शुरू होने वाला है, ठीक। तो जब संसद का अधिवेशन जब शुरू होने वाला होता है तो डेट फिक्स हो जाता है। तो किसी भी संसद सदस्य को अधिवेशन के 40 दिन पहले तक और उसके अधिवेशन के 40 दिन बाद तक किसी भी मामले में किसी भी मामले में आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, ठीक। आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ये अधिकार होता है इन लोगों के पास, ठीक है। ये व्यक्तिगत विशेष अधिकार होता है इन लोगों के पास कि आप इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं किसी भी सदस्य को, ठीक। दूसरा है गवाह या साक्षी बनने में छूट होगी। देखिए आप किसी भी संसद सदस्य को ना गवाह या साक्षी नहीं बना सकते हैं, ठीक। अगर इन लोगों के पास अगर चाहें कि नहीं हम गवाह या साक्षी किसी का बने तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं संसद सदस्य को। इन लोगों के पास ये विशेष अधिकार होता है यार। आप जबरदस्ती करेंगे इन लोगों को गवाह या साक्षी बनने के लिए तो आप एक एफआईआर कर देगा तो आपकी जिंदगी जो है ना वो अधूरे हो जाएगी, ठीक। तो इन लोगों के पास जो है विशेष अधिकार होता है। आप इन लोगों को गवाह या साक्षी बनने नहीं मतलब बना नहीं सकते हैं, इन लोगों के लिए छूट होती है, ठीक है। और एक तीसरा है सदन में संसद सदस्य को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, ठीक। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, लेकिन ये स्वतंत्रता जो है ना एक सीमा तक होती है, दो कारण है इसके। देखिए विचार में व्यक्ति आप कुछ भी बोल सकते हैं। संसद में जो है ना सदन में जो संसद सदस्य होते हैं उनको विचार एवं अभिव्यक्ति किया जाता है, वो संसद में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन दो चीजों पर प्रतिबंध है, ठीक। दो कारण है इस पे, दो चीजों पे प्रतिबंध है, ठीक। प्रतिबंध है क्या वो देखिए, ठीक। वह संसद के आचार संहिता के विरुद्ध नहीं जाएगा, ठीक। अनुच्छेद कितने में कहा गया है? 118 में कहा गया है कि कोई भी संसद सदस्य है ना वो क्या है कि संसद की आचार संहिता के विरुद्ध नहीं जा सकता, ठीक। नहीं जा सकता सही होगा, ठीक। जा सकता वह संसद के आचार संहिता के विरुद्ध नहीं जा सकता। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 118। दूसरा क्या है कि वह किसी भी न्यायाधीश के आचरण पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। न्यायाधीश के आचरण पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, ठीक। कर सकता, इसमें आप लोग कुछ आगे लिख लीजिए। वह किसी भी न्यायाधीश के आचरण पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता जब तक, आगे इसमें आप लोग नोट कर लीजिएगा,
जब तक किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध उसके ऊपर महाभियोग अगर मतलब उसके हटाए जाने की प्रक्रिया जो है संसद में न चल रही हो, यानी उस पर आप टीका टिप्पणी तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि जब तक कि उस पर उसको हटाए जाने की प्रक्रिया जो है संसद में न चल रही हो। अगर उसके हटाए जाने की प्रक्रिया अगर संसद में चल रही हो तो आप किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध उसके आचरण पे आप बोल सकते हैं कि नहीं ये ऐसा है वैसा है, ये चोर है डाकू है, कुछ भी आप मतलब आपका एक बोलने का जो लहजा होता है ना आप आपका बदल सकता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ अगर संसद में अगर हटाए जाने की प्रक्रिया नहीं चल रही है, अगर आप संसद सदस्य हैं, अगर किसी न्यायाधीश के खिलाफ बोल दिए तो आपकी संसद सदस्यता भी जा सकती है। ये अनुच्छेद 121 में कहा गया है। 121 न्यायाधीशों को यह अधिकार देता है कि 121 121 अनुच्छेद 121 न्यायाधीशों को अधिकार देता है कि आपके खिलाफ संसद तक नहीं, आम व्यक्ति की बस की बात है ही नहीं, ठीक। यही एक संसद है कि जो न्यायपालिका पे थोड़ा बहुत जोर जबरदस्ती कर सकता है, लेकिन वो भी किसी भी न्यायाधीश के आचरण पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। टीका टिप्पणी तभी करेंगे जब संसद में इसकी कार्यवाहियां चल रही हो हटाए जाने की। सामूहिक विशेषाधिकार क्या होता है? देखिए, संसद के पास एक सामूहिक विशेषाधिकार होता है। इसमें पहला पॉइंट समझेंगे। देखिए, पहला पॉइंट इसमें समझेंगे कि संसद की इजाजत के बगैर, संसद की इजाजत के बगैर संसद की कार्यवाहियों और कदाचारों को प्रकाशन नहीं कर सकता। अच्छा, प्रकाशन करेगा कौन? इनको कार्यवाही जो मतलब जी कि कहने का मतलब इसका सीधा सीधा समझिए कि जो संसद में जो कार्यवाहियां चल रही हैं, संसद में जो भी मैटर चल रहा है, किसी भी बात के मुद्दे पर चलिए, अगर उसकी बात को अगर जो भी न्यूज वाले होते हैं, जो भी समाचार पत्र वाले होते हैं, वो संसद की इजाजत लेंगे कि क्या जो ये बात चल रही थी संसद में, क्या इसको हम प्रकाशन में ला सकते हैं। अगर संसद इजाजत देता है तो ठीक है, अगर इजाजत नहीं देगा तो भारत का मीडिया चैनल, न्यूज समाचार पत्र, चाहे कुछ भी कोई प्रकाशन में अगर ला दिया, अगर कोई प्रकाशित कर दिया उनकी कार्यवाहियां और उनकी कदाचारों को, ठीक, तो संसद उसको जेल भिजवा देगी, चाहे कोई भी न्यूज चैनल हो चाहे समाचार पत्र हो। तो कदाचारों को प्रकाशन नहीं कर सकता, ठीक है। टीवी चैनल, समाचार पत्र किसी को भी जेल भेज सकती है, क्या? ऐसा क्या? प्रकाशन करने पे। प्रकाशन, ठीक, प्रकाशित मत करिए। संसद इजाजत दे देती है तो प्रकाशित करिए, कोई बात नहीं। लेकिन संसद को लगा कि नहीं, हम लोग जो भी कानून से रिलेटेड जो भी बातचीत चल रही है उसको हमने इजाजत नहीं दिया प्रकाशन करने के लिए, और जो है कोई भी समाचार पत्र, कोई न्यूज चैनल ये मिल गया, न्यूज मिल गया, तो चैनल वालों ने क्या किया कि इसको प्रकाशित कर दिया, तो संसद को पता चला तो न्यूज चैनल को सस्पेंड भी कर सकता है, उसको निलंबित भी कर सकता है, ठीक, उस पर प्रतिबंध लगाकर उसको बंद भी करवा सकता है, उसके जो प्रकाशित किया रहेगा उसको जेल भी भेजवा भी सकता है। तो ये सामूहिक विशेषाधिकार में एक है, ठीक। दूसरा पॉइंट समझते हैं। ये दूसरा पॉइंट आप लोग लिख लीजिए कि यदि कोई अवांछित व्यक्ति जो है वो संसद की दर्शक दीर्घा में बैठा हो तो संसद उसे वहां से चले जाने के लिए आदेश दे सकता है। जैसे क्या है कि एक संसद में दर्शक दीर्घा भी होता है, वो लोग जाकर बैठकर, जैसे कुछ समाचार पत्र वाले जाकर बैठकर देखते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति जाकर मतलब उन लोगों की इजाजत लेकर वो संसद की कार्यवाहियों को देख सकते हैं, उसका एक दर्शक दीर्घा होता है बैठने का, ठीक। तो अगर कोई अवांछित व्यक्ति बैठा हो, बिना इजाजत का बैठ गया हो, ठीक, तो उसको वहां से चले जाने का आदेश दे सकता है, किसी को बैठने की इजाजत नहीं वहां पे, ठीक। तो ये है सामूहिक विशेषाधिकार। तो यह है संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105, ठीक। अगला है संसद के कार्य एवं शक्तियां। संसद के कार्य
कार्य एवं शक्तियां। देखिए इसमें 4-5 पॉइंट पढ़ लेते हैं। कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण या विधायी निर्माण, विधायी शक्ति, ठीक। वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय नियंत्रण, नियंत्रण, वित्तीय नियंत्रण कर सकता है। तीसरा है इसमें संविधान का संशोधन संसद ही करता है, संविधान संशोधन, ठीक। महाभियोग, महाभियोग किसी भी बड़े संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है ना, इसी में चलता है, ठीक। महाभियोग। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण। देखिए मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण जो होता है ना, वो दो तरह से करते हैं, ठीक। एक अविश्वास प्रस्ताव लाकर, अविश्वास प्रस्ताव लाकर, ठीक। और दूसरा है प्रश्न पूछकर, प्रश्न पूछकर। यानी मंत्रिपरिषद जो कार्यपालिका के रूप में जो मंत्रिपरिषद काम करती है, वो मंत्री, हमने बताया था कि संसदीय सरकार जो होती है ना, वो उत्तरदायी सरकार होती है, ठीक। उससे प्रश्न पूछेगी। संसदीय सरकार जो होती है, जो कार्यपालिका होती है संसदीय सरकार में, उससे वो प्रश्न पूछेगी। अगर प्रश्न का जवाब अगर वो लोग नहीं, उत्तरदायी सरकार होती है तो उसको जवाब देना ही पड़ेगा, ठीक। अन्यथा क्या करेगी कि उनके पे अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को बर्खास्त भी कर सकती है संसद, ठीक। इतना याद रखिएगा। संसद के संसदीय सरकार के खिलाफ यानी कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को बर्खास्त कर सकती है। और इन पे नियंत्रण कैसे करती है? कोई भी मामला अगर भारत में है, ठीक, भारत में अगर कोई भी मामला चल रहा है, कोई भी घटना हो जाती है, तो संसद जो है ना, संसद के सदस्य जो है कार्यपालिका के रूप में जो संसदीय सरकार कार्य करती है, उनसे प्रश्न पूछती है, इनको जवाब देना होता है, क्योंकि संसदीय सरकार जो है ये उत्तरदायी सरकार होती है। हमने पिछली वीडियो में जब बेसिक पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि संसदीय सरकार क्या होती है, ठीक। तो मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करती है कैसे? एक अविश्वास प्रस्ताव लाकर, एक प्रश्न पूछकर, ठीक। महाभियोग, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों को महाभियोग लगाकर हटाती है। संविधान में संशोधन करता है संसद। वित्तीय नियंत्रण करता है, पूरे देश का पैसा को नियंत्रण कर सकता, पूरे देश के पैसा को नियंत्रण ये संसद ही करता है। और कानून का निर्माण करता है, ठीक। ये चीज पढ़ेंगे हेडिंग अगली हम लोगों की, कि कानून का निर्माण, कानून का निर्माण, ठीक। देखिए कानून निर्माण से रिलेटेड देखो, कानून निर्माण, कानून निर्माण के ऐसे प्रस्ताव, कानून निर्माण के ऐसे प्रस्ताव जिसे संसद स्वीकार कर लेती है। कानून निर्माण के ऐसे प्रस्ताव जिसे संसद स्वीकार कर लेती है, विधेयक कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, कानून निर्माण के ऐसे प्रस्ताव जिसे संसद स्वीकार कर लेती है, विधेयक कहलाता है। तो संसद विधेयक को पारित करके कानून का निर्माण करती है। संसद जो है विधेयक को पारित करके कानून का निर्माण करती है। विधेयक दो तरह के होते हैं। हमारी बात जो शब्दावली बोले हैं ना, वो चीज को नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। कानून निर्माण के ऐसे प्रस्ताव जिसे संसद स्वीकार करती है, विधेयक कहलाती है। विधेयक, संसद विधेयक को पारित करके कानून का निर्माण करती है, ठीक। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। विधेयक जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। विधेयक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरकारी विधेयक, पहला है सरकारी विधेयक। एक होता है गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, ठीक। देखिए सरकारी विधेयक समझते हैं। इसमें जो बोलूंगा उसको लिख लीजिएगा। सरकारी विधेयक, संसद में
अगर किसी मंत्री द्वारा कोई भी कानून का कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है, कोई भी विधेयक लाया जाता है, ठीक, संसद में किसी भी मंत्री द्वारा, यानी जो कार्यपालिका के रूप में जो मंत्रिपरिषद कार्य करती है उसमें से कोई भी मंत्री किसी भी विधेयक से रिलेटेड कोई भी प्रस्ताव लाती है कानून बनाने के लिए, ठीक, उसको सरकारी विधेयक कहते हैं। ध्यान से समझिएगा कि संसद में कोई भी मंत्री कोई भी विधेयक प्रस्ताव लाता है तो उसको सरकारी विधेयक कहते हैं। और गैर सरकारी विधेयक, संसद का कोई भी सदस्य विधेयक प्रस्ताव लाता है, विधेयक प्रस्ताव से मतलब कानून बनाने कोई भी प्रस्ताव लाता है तो उसको गैर सरकारी कहते हैं, ठीक। मंत्री, कोई भी सदस्य इसको कोई भी सदस्य ला सकता है। देखिए, प्रकृति के आधार पे विधेयक जो होते हैं ना, प्रकृति के आधार पे विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। हमने विधेयक अभी कितने प्रकार के बताया? 2 प्रकार के बताया, एक सरकारी विधेयक, एक गैर सरकारी विधेयक। लेकिन प्रकृति के आधार पे विधेयक, इसमें 3 विधेयक होते हैं। देखिए, पहला है साधारण विधेयक, दूसरा है वित्त विधेयक, ठीक, एक है तीसरा संशोधन विधेयक, ये 3 विधेयक जो है चलते हैं संसद में, ठीक, वित्त विधेयक, संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक। तो इसमें सर्वप्रथम हम साधारण विधेयक को का नंबर पढ़ेंगे, साधारण विधेयक, फिर वित्त विधेयक, फिर संशोधन विधेयक। तो इसी साधारण विधेयक को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। साधारण विधेयक, यह विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक, प्रस्तुत किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि साधारण विधेयक जो होता है ना, साधारण विधेयक या तो आप सीधे लोकसभा से पहले पास करिए या तो राज्यसभा से, यानी किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है ये, ठीक, या तो लोकसभा से पास करके राज्यसभा में भेजिए या तो राज्यसभा से पास करके इसको लोकसभा में भेजिए। वो भी कैसे? साधारण बहुमत से। जब साधारण विधेयक है तो साधारण बहुमत लगेगी, ठीक, साधारण बहुमत से, समझ में आए। और इसके बाद क्या होता है कि प्रस्तुत किए और इसको साधारण बहुमत से क्या किए कि पारित कर दिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाता है, कानून बन जाता है, ठीक है, कानून बन जाता है। ये साधारण विधेयक हुआ। लेकिन एक चीज इसमें याद रखिएगा कि कानून बनने में 2 बाधाएं उत्पन्न होती हैं। कानून पारित होने में 2 बाधाएं हैं, ठीक। अभी हम लोग साधारण विधेयक ही पढ़ रहे हैं, वित्त विधेयक, संशोधन विधेयक को उसी साइड रहने दीजिए। विधेयक पारित होने में 2 बाधाएं हैं। पहला बाधा क्या है? अरे भाई, विधेयक पारित होने, विधेयक का मतलब साधारण विधेयक। देखिए, हम बताएं साधारण विधेयक क्या है कि यह विधेयक किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है, इसे साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। तीसरी बात यह है कि राष्ट्रपति इसे हस्ताक्षर कर देगा कानून पे, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे, उसके बाद कानून बन जाता है, ठीक। लेकिन इसमें 2 बाधाएं उत्पन्न होती हैं। दोनों सदनों के बीच गतिरोध, दोनों सदनों के बीच गतिरोध हो जाता है, ठीक। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि राष्ट्रपति की ओर से देखिए, कहने का मतलब है कि साधारण विधेयक में क्या होता है कि एक सदन राज्यसभा में आपने लाया, पास किया, लोकसभा पास ही नहीं कर रहा है, तो हो गया गतिरोध।
लोकसभा में लाए, राज्यसभा पास ही नहीं कर रहा है, तो हो गया गतिरोध, दोनों सदनों के बीच हो गया गतिरोध। दोनों सदन मान लीजिए पास भी कर दिए, दोनों सदन जो है पास भी कर दिए, तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर ही नहीं करेगा, तो हो गया राष्ट्रपति की ओर से गतिरोध। बात समझ में आई आप लोगों को? तो दो तरह से बाधाएं होती हैं, दोनों सदनों के बीच गतिरोध और राष्ट्रपति की ओर से। तो देखते हैं कि कैसे कैसे गतिरोध होते हैं, ठीक, साधारण विधेयक में। तो ये हो गया पॉइंट आप लोग का, इसी में साधारण विधेयक में ही पढ़ेंगे। सदनों के बीच होने वाले गतिरोध, ये अगली हेडिंग है, सदनों के बीच होने वाले गतिरोध। और दूसरा क्या था? राष्ट्रपति की ओर से होने वाला गतिरोध। तो पहला पढ़ते हैं इसमें। देखिए इसमें क्या होता है कि एक सदन जो है, एक सदन पारित करके दूसरे सदन को भेजता है, दूसरे सदन को भेजता है। तो आगे देखिए क्या होता है इसमें, दूसरा सदन क्या कर सकता है, कैसे गतिरोध पैदा कर सकता है। ठीक, विधेयक लेने से इनकार कर दे, विधेयक लेने से इनकार कर दे। यहां पे मान लेते हैं कि लोकसभा ने विधेयक पारित किया और विधेयक जो है राज्यसभा को भेजा, तो राज्यसभा विधेयक लेने से इनकार कर दे, या तो राज्यसभा ने भेजा, लोकसभा विधेयक लेने से इनकार कर दे। ठीक, या विधेयक ले भी लेता है, विधेयक अगर वो ले भी लेता है तो विधेयक को 6 महीना अपने पास रख ले, उस पर विचार ही न करे, देखिए कहने का मतलब ये है कि कोई भी विधेयक है, अगर वो किसी भी सदन के पास जाता है, अगर वो 6 महीना से अगर ज्यादा टाइम ले लेता है तो विधेयक कोई से भी वो खत्म हो जाती है उसकी वैल्यू। तो यही बोल रहा है कि क्या करना है, अगर इनकार हम नहीं कर सकते हैं तो विधेयक को अपने पास रख लेते हैं, उस पर 6 महीना तक विचार नहीं करेंगे, 6 महीना के बाद विधेयक ऑटोमेटिक जो है उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, वो कानून निर्माण की प्रक्रिया से हट जाएगा। तो विधेयक को 6 महीना अपने पास रख ले, उस पर विचार ही ना करे, तो भाई क्या करोगे तुम? लोकसभा ने पास करके भेजा, राज्यसभा 6 महीना अपने पास रख लिया, राज्यसभा ने पास करके भेजा, लोकसभा अपने पास 6 महीना रख लिया, 6 महीने के बाद वैसे भी इसकी आयु खत्म हो जाएगी, कोई भी कानून रहेगा। तो ये भी एक तरीका है गतिरोध पैदा करने का कि अपने पास रख लो, लोकसभा चिल्लाते रह जाएगी कि भेजिए 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 करते रहिए, 6 महीना रख लीजिए, 6 महीने के बाद ये विधेयक खुद ही पूरी हो जाएगी। ठीक, तीसरा पॉइंट है, या इसमें ऐसा संशोधन कर दे, या ऐसा संशोधन कर दे जिससे पहला सदन मानने को तैयार न हो। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि लोकसभा ने विधेयक पारित करके राज्यसभा के पास भेजा, तो राज्यसभा क्या किया कि उसको गतिरोध पैदा करना है, तो कहेगा कि लोकसभा 1-2 कह रहा है तो हम 3-4 कह दें। बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि वो कहेगा कि आई विधेयक लीजिए, आप भी इस पे 1-2 करिए। मतलब जैसे एक तरीका बता रहा हूँ अपने मतलब सरल भाषा में। तो लोकसभा कहा कि लीजिए आप इसको पारित करिए, इस पे भी आप 1-2 बोलिए, तो कहा कि नहीं, अगर उसका विचार ही है कि इसका विरोध करना है, इसमें गतिरोध करना है, तो कहेगा कि हम 5-6 बोलेंगे, हम 1-2 क्यों बोलेंगे? तो कहेगा कि नहीं हम 1-2 कहे हैं, तो कहेगा कि नहीं हम 5-6 बोलेंगे, तो हो गया गतिरोध। तो कहने का मतलब यह है कि पहला वाला जो सदन है, अगर उसके हिसाब से अगर कानून न पारित हुआ, दूसरा वाले ने अपने मनमानी इस तरीके से उसमें संशोधन कर दिया, पहला सदन मानने को तैयारी नहीं, तो ये भी एक गतिरोध। यानी इन तीन परिस्थितियों में गतिरोध की स्थिति होती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए अभी बीच विधेयक संशोधन विधेयक रहने देते हैं, ठीक है? अभी पहले साधारण विधेयक का पॉइंट समझते हैं। तो इन परिस्थितियों में क्या होता है कि संयुक्त बैठक बैठती है। इन 3 परिस्थितियों में क्या होता है कि संयुक्त बैठक यानी गतिरोध एकदम पैदा हो जाती है। कोई भी मान लीजिए कि कानून बनाने के लिए लोकसभा जो है कि एकदम तैयार है कि नहीं कानून बनाया जाए, और पता चले कि सरकार के पास राज्यसभा में उतनी सीट है नहीं जितनी
लोकसभा में तो क्या है कि मान लीजिए कि मोदी सरकार है, ध्यान समझिएगा, मोदी सरकार है, वो लोकसभा में कोई भी बिल को क्या किए कि लोकसभा में पारित किए, राज्यसभा में भेजे, तो राज्यसभा में पता चले कि मोदी जी के उतने सदस्य नहीं है कि उसको पारित कर पाए, उसमें सब विपक्षी वाले बैठे हैं, तो वो हमेशा गतिरोध पैदा करना चाहेंगे, आपके कोई भी कानून को पास नहीं होने देंगे। तो उस स्थिति में क्या होता है कि संयुक्त बैठक बैठती है। ठीक, इस स्थिति में क्या होता है कि संयुक्त बैठक, तो संयुक्त बैठक जो है ये अनुच्छेद 108, ठीक, अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक है। ठीक है, तो देखते हैं संयुक्त बैठक। हमने बताया कि साधारण विधेयक को लेकर, ध्यान से सुनिएगा बात, साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच असहमति या गतिरोध पैदा हो रहा है। ठीक, दोनों सदन जो है एक दूसरे के विरुद्ध जा रहे हैं, कोई भी बिल पास ही नहीं हो रहा है, कोई कानून बन ही नहीं रहा है, कोई संशोधन हो ही नहीं रहा है उसमें कानून में। ठीक, साधारण विधेयक के तहत तो क्या होगा कि इस स्थिति में क्या करेगा कि राष्ट्रपति जो है ना वो संयुक्त बैठक बुलाएगा, कहेगा कि आप लोगों की मनमानी ऐसे नहीं चलेगी। तो राष्ट्रपति जो है ना वो अधिसूचना जारी करेगा, राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुलाएगा तो अधिसूचना जारी करेगा और कहेगा कि इस तारीख को संयुक्त बैठक होनी है। इसमें एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, संयुक्त बैठक अगर राष्ट्रपति ने बता दिया कि नहीं इस तारीख को फलाना तारीख को होनी है, अगर इसी बीच में क्या हो गया कि किसी भी परिस्थिति के कारण या तो लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया या तो कुछ और स्थिति के कारण अगर लोकसभा का विघटन हो गया तो क्या होगा, तब संयुक्त बैठक होगा कि नहीं होगा, याद रखिएगा संयुक्त बैठक होगी। विघटन की स्थिति में भी संयुक्त बैठक होगी। जिस तारीख पे राष्ट्रपति ने डेट जारी किया है साधारण विधेयक को लेकर, उसी तारीख पे जो होगा कि संयुक्त बैठक होगी। नोट कर लीजिएगा जो बोला हूं बात को, ठीक है। हर चीज लिखूंगा नहीं, लिखने में थोड़ा टाइम लगता है और समय भी ज्यादा लगता है, तो आप प्रयास करिए कि हमारी बातों को जो है ये नोट करते जाइए। तो इस विघटन के टाइम अगर विघटन भी हो गया तो जिस तारीख को संयुक्त बैठक का अधिसूचना जारी रहेगा राष्ट्रपति के द्वारा, वो उसी तारीख के दिन कंफर्म रहेगा। वो विघटन होने के बावजूद भी सभी संसद सदस्य जाकर संयुक्त बैठक में भाग लेंगे। संयुक्त बैठक में निम्न बातों का ख्याल रखेंगे, इसमें पॉइंट से समझते हैं। और ये सब जो 3 पॉइंट संयुक्त बैठक से जो कुछ पॉइंट बताऊंगा, इस पॉइंट को एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा और अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। ठीक, देखिए संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये इतना याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट तो बुलाया, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर, अध्यक्ष। अगर ये न रहे तब लोकसभा का उपाध्यक्ष। अगर लोकसभा का अध्यक्ष भी न रहे, अगर उपाध्यक्ष भी नहीं रहे, तब कौन इसकी अध्यक्षता करेगा? राज्यसभा का उपसभापति यानी कुल मिलाकर सभापति से यहाँ मतलब नहीं है, उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेगा। तीनों में तो कोई ना कोई रहेगा, ये ऐसी भी कौन सी परिस्थिति आ जाएगी कि जो तीनों में न रहे। ठीक, तो इसके आगे ऑप्शन मत पूछेगा कि अगर उपसभापति न रहे तो कौन आएगा। ठीक, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सवाल इसे बार बार पूछता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, यही इंपोर्टेंट है सवालों में। ये है अगर लोकसभा के अध्यक्ष न रहने पे लोकसभा का उपाध्यक्ष, अगर इसके न रहने पे उपसभापति। अगर ऑप्शन में अगर तीनों दे दे तब क्या करोगे? तो यही सही होगा। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष तीनों। अगर कहेंगे कि ये सभी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, तो लोकसभा का अध्यक्ष भी कर सकता है, उपाध्यक्ष भी कर सकता है, उपसभापति कर सकता है, क्योंकि इन दोनों की स्थिति में उपसभापति भी कर सकता है। ठीक है, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। इसमें दूसरा पॉइंट ये होगा कि जिस विधेयक के लिए संयुक्त बैठक बैठी है, जिस साधारण विधेयक के लिए संयुक्त बैठक हुई है, यानी जिस मुद्दे पे हुई है, सीधा समझिए कि जिस मुद्दे के लिए संयुक्त बैठक बैठी है
उसी मुद्दे पर चर्चा होगी। नोट कर लीजिएगा पॉइंट को कि जिस मुद्दे के लिए संयुक्त बैठक बैठी है उसी मुद्दे पर चर्चा होगी। कोई बाहरी मुद्दा नहीं उठेगा, कोई बाहरी मुद्दा नहीं उठेगा। जिस विधेयक के लिए संयुक्त बैठक हुई है वही बात होगी। ठीक, कोई बाहरी मुद्दा नहीं उठेगा, याद रखिएगा। ये इसमें दूसरा पॉइंट है। ठीक, तीसरा पॉइंट ये है कि संयुक्त बैठक में साधारण बहुमत से कानून पारित किया जाएगा। राष्ट्रपति साइन करेंगे, मतलब हस्ताक्षर करेंगे, कानून बनेगा, कानून जो है कानून बन जाएगा। देखिए हमारे लिखने में थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, लेकिन जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। तीसरा पॉइंट समझते हैं कि संयुक्त बैठक हो गई तो संयुक्त बैठक जिस मुद्दे के लिए बुलाया गया था वही मुद्दे की बात होगी, कोई दूसरा मुद्दा नहीं उठेगा। तीसरा पॉइंट इसमें है कि संयुक्त बैठक में साधारण विधेयक जो है उसी के तहत साधारण बहुमत से कानून को पारित किया जाएगा। उसी समय राष्ट्रपति भी रहेगा, राष्ट्रपति तुरंत कानून पे हस्ताक्षर करेगा और कानून बन जाएगा। ठीक, तो इस तरह संयुक्त बैठक कार्य करता है। लेकिन अब तक संयुक्त बैठक कितनी बार बैठी है? अब तक जो संयुक्त बैठक है कितनी बार बैठी है? अब तक 3 बार संयुक्त बैठक के द्वारा 3 बार संयुक्त बैठक के द्वारा विधेयक पारित हुए हैं। देखिए कौन विधेयक कौन तीन बार संयुक्त बैठक हुए तो 3 इसमें चीज होंगे ना। एक दहेज निषेध अधिनियम 1961, यानी दहेज न लेने के लिए एक अधिनियम बनाया गया 1961 में, उसके लिए संयुक्त बैठक बैठी थी। एक है बैंककारी निरसन अधिनियम 1978। निरसन का मतलब होता है निकालना, निरसन का मतलब होता है निकालना। निरसन का मतलब क्या होता है? निकालना। देखिए तो एक बैंककारी निरसन अधिनियम बनाया गया था 1978 में। बैंका मतलब बैंक के कर्मियों को छांटा गया था उसके तहत 1978 के तहत। ठीक, एक तीसरा है पोटा 2002 में पोटा लाया गया था। ठीक, तो पोटा का क्या होता है? द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट कहने का मतलब यह है कि पोटा इसलिए लाया गया था। देखिए पोटा क्या होता है? ये 2002 में कानून बना जिसे कोई भी व्यक्ति पे आतंकवादी होने का खबर है कि नहीं ये व्यक्ति आतंकवादी है, ठीक, या आतंकवादी से रिलेटेड कोई भी सूचना को छिपाने का आरोप किसी भी व्यक्ति पर लगता है तो वो पोटा अधिनियम 2002 के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया। हमने आप लोगों को निवारक निरोध अधिनियम पढ़ाया था ना कि पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति पे शक होता है अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड, ठीक, अगर उस पर शक होता है तो उसे क्या करेगी कि उसे उठा कर लेके चली जाएगी। लेकिन पोटा में क्या है कि ये 3 महीने तक अपने पास रख सकती है। अगर इस पे कोई आरोप सिद्ध होता है तो 3 महीने से ज्यादा रखेगी, आरोप सिद्ध नहीं होता तो 3 महीने के बाद वो तुरंत छोड़ देगी इसे। ठीक, तो ये पोटा था ना, प्रिवेंशन ऑफ द टेररिज्म एक्ट 2002 ना, समझ में आया? तो ये थे संयुक्त बैठक के। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हुई है, याद रखिएगा कि संयुक्त बैठक 3 बार हुई है। दहेज निषेध अधिनियम 1961, बैंककारी निरसन अधिनियम 1978 और पोटा 2002। तो ये था सदनों के बीच होने वाले गतिरोध। ठीक, गतिरोध।
अब अगला पढ़ेंगे, सदनों के हो गया तो दूसरा का एक पढ़े, एक इसके पहले पढ़े हम राष्ट्रपति की ओर से क्या गतिरोध है। राष्ट्रपति की ओर से होने वाले गतिरोध, मान लीजिए सदन तो मिलजुल कर किसी तरह कोई कानून को पास भी कर दिए, राष्ट्रपति को भी गुस्सा आता है, राष्ट्रपति भी मना कर सकता है। राष्ट्रपति की ओर से होने वाले गतिरोध, मजाक कर रहे हैं, गुस्सा नहीं, उस देखता है कि कानून संविधान के हिसाब से है कि नहीं है। ऐसे कोई भी सरकार कुछ भी लाकर कानून बना देगी और राष्ट्रपति आंख बंद करके उस पर साइन हस्ताक्षर नहीं ना करेगा। उससे होने वाली गतिरोध, इसको कहते हैं राष्ट्रपति का वीटो पावर। इसको राष्ट्रपति का वीटो पावर कहते हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक। रोज गला में खराश। देखिए इसको कुछ पॉइंट से समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति जो है ना, अगर वो विधेयक पे हस्ताक्षर कर देता है तो कानून का निर्माण, कानून बन जाता है, ठीक। कानून यानी विधेयक पे यानी जो हस्ताक्षर कर देता है तो उसे कानून का निर्माण हो जाता है। लेकिन इतना याद रखिएगा, अगर राष्ट्रपति विधेयक पे हस्ताक्षर न करें, विधेयक पे हस्ताक्षर न करें तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। यानी जो कानून का जो प्रस्ताव लाया है, मतलब जो सदन, दोनों सदन मिलकर जो बनाए रहेंगे कानून, वो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। तो अगर हस्ताक्षर करेगा तो कानून बनेगा, नहीं करेगा तो नहीं बनेगा। वही बात है, हस्ताक्षर न करे तो जो विधेयक होता है, विधेयक समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक। विधेयक समाप्त हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं पूर्ण वीटो पावर। पूर्ण वीटो पावर। ये अधिकतम किस संक्षिप्त में करता है? कोई गैर सरकारी विधेयक हो। हमने बताया था कि संसद के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जाता है ना, उसको गैर सरकारी विधेयक का गैर सरकारी विधेयक। ये गैर सरकारी विधेयक पर इसका प्रयोग ज्यादा करता है राष्ट्रपति, ठीक। गैर सरकारी विधेयक पे समाप्त हो जाता है। तो गैर सरकारी विधेयक पे इसको अगर समाप्त करेगा, इसी को राष्ट्रपति क्या कहता है कि पूर्ण वीटो पावर कहा जाता है राष्ट्रपति का, ठीक। दूसरा पॉइंट है अगर राष्ट्रपति इसके आगे आप लोग लिखिए। देखिए दूसरा पॉइंट ये है कि अगर राष्ट्रपति, मान लीजिए कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक पहुंचा है उसको हस्ताक्षर करने के लिए, तो राष्ट्रपति उसको हस्ताक्षर न करके सदन के पास भेज देता है। सदन के पास, देखिए राष्ट्रपति विधेयक को सदन के पास भेजता है उसमें कुछ संशोधन करने के लिए, ठीक है, संशोधन करने के लिए। फिर जब वो संशोधन करे या न करे, इतना याद रखिएगा, राष्ट्रपति अगर संशोधन के लिए भेज दिया, अगर सदन उस पर संशोधन करे या न करे, अगर वो राष्ट्रपति के पास दोबारा जाता है तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाता है, ठीक। आप लोग लिख लीजिएगा, अगर राष्ट्रपति ने अगर सदन को दोबारा अगर संशोधन करने के लिए भेज दिया तो उस पर अगर वो सदन से फिर रिटर्न अगर राष्ट्रपति के पास आया हस्ताक्षर करने के लिए, तो उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाता है, ठीक। तो राष्ट्रपति इस तरह का आखिर करेगा क्यों? अगर जैसे अगर उसको अगर समाप्ति करना है तो हस्ताक्षर ना करे, लेकिन भेजता क्यों? तो राष्ट्रपति का इसको कहते हैं विलंबनकारी वीटो पावर। कोई ऐसा कानून है, अगर वो न चाहकर भी, अगर उन्हें चाहता नहीं है कि नहीं कानून को रद्द किया जाए, लेकिन कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए, कानून को कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए, तो क्या करता है कि संसद के पास दोबारा कानून को भेज देता है। और इससे क्या होता है कि कानून अगर हस्ताक्षर कर देगा तो तुरंत कानून लागू हो जाएगा। अगर उसको समाप्त भी करना नहीं चाहता है, अगर उसको कुछ दिन तक टालना चाहता है तो सदन के पास भेज देगा। तो इसलिए इसको विलंबनकारी वीटो पावर कहते हैं, विलंबनकारी वीटो पावर। कुछ दिन के लिए कानून को विलंब कर सकता है, ठीक। तीसरा है न तो हस्ताक्षर करे
न तो हस्ताक्षर करे और न तो सदन के पास संशोधन के लिए भेजे। इसको क्या कहते हैं? यहाँ तो हस्ताक्षर नहीं करेगा, मान लीजिए कि यहाँ हस्ताक्षर नहीं करेगा तो समाप्त हो जाएगा। यहाँ हस्ताक्षर नहीं कर रहा है, सदन के पास भेज दे रहा है, इसका मतलब कि कुछ दिन के लिए विलंब कर दे रहा है, फिर आएगा तो हस्ताक्षर करना है। लेकिन यहाँ तो ना हस्ताक्षर कर रहा है और न सदन के पास संशोधन के लिए भेज रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है। इसको कहते हैं जेबी वीटो पावर। जेबी का मतलब कि पॉकेट वीटो पावर, ठीक। जेबी वीटो पावर या पॉकेट वीटो पावर कहते हैं, ठीक। एक राष्ट्रपति हुए, एक ज्ञानी जैल सिंह, लिख लीजिएगा, इधर लिख लीजिएगा। एक ज्ञानी जैल सिंह थे। उन्होंने क्या किया था कि 1986 में एक कानून संसद के पास से आया था और न तो उस पर हस्ताक्षर किए थे वो और न उसको सदन के पास संशोधन के लिए भेजे। तो उन्होंने क्या किया था, उसको अपनी जेब में रख लिया, ठीक। वो क्या था? डाक विधेयक था। एकमात्र ऐसा ये विधेयक रहा है जिसको जेबी वीटो पावर का प्रयोग राष्ट्रपति किया था। 3 वीटो पावर होता है इसके पास: पूर्ण वीटो पावर, विलंबनकारी वीटो पावर और जेबी वीटो पावर। समझ में आया आप लोगों को ना? तो ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति थे तो 1986 में एक कानून आया था डाक विधेयक का। न तो वो समाप्त, न हस्ताक्षर किए और न ही सदन के पास भेजे। उन्होंने क्या किया कि पॉकेट का जेबी वीटो पावर का प्रयोग कर लिया। तो बस वो भी कौन सा? डाक विधेयक, यानी डाक से रिलेटेड था। तो ये था आप लोगों का साधारण विधेयक। समझ में आया? इतना था साधारण विधेयक। अब बस आज की क्लास में इतना ही, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वित्त विधेयक और उसके साथ साथ संशोधन विधेयक। तो आप लोगों का विधेयक समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो बस धन्यवाद।